अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। इंतखाबात 2024 की गूंज रहेगी उस दिन तक जिस दिन तक हुकूमत साजी नहीं हो जाती और जिसका आगाज़ कल से ही कर दिया गया। लेकिन बहरहाल आज हमने देखा कि 2024 के इंतखाबात, पहले तो मैं ये भी जिक्र कर लूँ अपने नाजरीन के लिए कि ये तारीख़ी ही कहलाएंगे। तारीख़ी इस लिहाज से कि उसी किस्म के इल्ज़ामात आज भी हैं जो हर इलेक्शन के बाद होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी रिवायत ये बन गई है, न जाने क्यों बन गई है, कि हमेशा नताइज में ताख़ीर होती है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जो कि अब तो क्योंकि सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि उसमें भी देखने को मिलते हैं कि कहीं बैलेट पेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं पड़े, कहीं ये शिकायतें भी आई कि आरओ जो है वो कहीं चले गए हैं और बैलेट बॉक्सेस किसी एक बड़ी अजीब सी गाड़ी में नज़र आए, कहीं वो जो बैलेट बॉक्सेस के गिरने के बाद जो फॉर्म 45 है उसका इतना तस्करा होता है। और इस इंतखाबात में भी है जिसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने ये कहा है कि उनके जो फॉर्म 45 हैं उस पर दिए गए पोलिंग स्टेशंस पर जो नंबर है वो जब आरओ में जाकर फॉर्म 47 में कन्वर्ट होता है तो वो नंबर ही तब्दील कर दिए गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है, यानी उन आज़ाद उम्मीदवारों से जो कि तहरीक इंसाफ के बैक्ड है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन सब की ये शिकायत नहीं। अलबत्ता जमात इस्लामी की आज आपने शिकायत देखी, उनकी बहुत ही सख्त शिकायत है। हाफिज़ नईम साहब अपनी पूरी जमात के साथ आज एहतजाज भी करते नज़र आ रहे हैं। आज TLP का भी एहतजाज हुआ है। और इसके साथ साथ हुकूमत साजी के लिए हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जो राब्ते हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनमें बड़ी तेज़ी आ गई है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा है कि उन्होंने 170 नशिस्तें हासिल की हैं और इसके बाद वो वफाक में हुकूमत ज़रूर बनाएंगे। पंजाब में भी उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनकी अक्सरियत है, वो पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी बिल्कुल वाज़े अक्सरियत सामने आई है और शायद इससे ज़्यादा वाज़े और कुछ हो नहीं सकता था। और उसके हवाले से भी खबरें आ रही थी कि वहाँ कौन वज़ीर आला की दौड़ में है और किस तरह से काबीना का जो सेटअप है उनके अब नामों के ऊपर डिसाइड हो रहा है। लेकिन बड़ी तेज़ी से ये काम है और इसी इसमें बड़ी जिसे कहते हैं कि बहुत और भी चहमा गोइयाँ चल रही थी, लेकिन बहरहाल हम उन पर अभी नहीं जाते। लेकिन बात हो रही है नताइज में ताख़ीर, हुकूमत साजी में रफ्तार। हमारे मेहमान हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक से इनका ताल्लुक़ है। आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इनका यह कहना है कि इनके वोटों को सही तौर पर गिनती नहीं की गई फॉर्म 45 के बावजूद। इनके साथ जो कुछ हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कामरान बख्श साहब भी थे, महमूद जान साहब भी थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तैमूर, ये शिकायत तहरीक इंसाफ की हमेशा रही है इलेक्शंस के अंदर कि उनके साथ जो है वो इस तरह का सलूक करते हैं और वोट नहीं गिना जाता। लेकिन अगर उमूमी तौर पे देखा जाए कि अगर आपने कहा हर हल्के में ऐसा हुआ है, जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, शानदाना साहिबा भी ये कह रही थी, लेकिन आप ये देखिए कि फिर इतनी बड़ी तादाद में भी तो आप लोगों के लोग आए ना, जीते। अगर न गिना जाता तो कैसे सामने आते? नादिया, इसका क्रेडिट तो पाकिस्तान के लोगों को जाता है। मैं मीडिया से बार बार ये कह रहा हूं कि इस वक्त मेरे ख्याल में वॉट अबाउटरी का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। आपने कहा कि हर इलेक्शन में ऐसे हुआ था, माजरत के साथ मैं फुली डिसएग्री करता हूं। रिगिंग हमने देखी भी है, रिगिंग होती है। इलेक्शन डे की मैं बात कर रहा हूं, जब बैलेट बॉक्सेस स्टफ किए जाते हैं, कोई जो है वो टेक ओवर कर देता है जहां पे पोलिंग हो रही होती है, या जो फॉर्म 45 होते हैं उसमें जो है वो वोट डिस्कार्ड किए जाते हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन जो रिजल्ट पोलिंग स्टेशन पे मिल जाते हैं वो टिपिकली नहीं तब्दील होते, यानी फॉर्म 45 पे फॉर्म 45। देखिए, अब मेरे पास 66 में 66 फॉर्म 45 मौजूद है। उनमें से 90% पे थंब प्रिंट्स भी हैं, ठीक, साइन भी है। वो मेरे साथ नहीं, मेरे सीट पे 30 लोग खड़े थे, सबके पास मौजूद है, ठीक है। आरओस को भी पता है, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी रिजल्ट्स पता है। अब मेरे 25,000 वोट, दूसरे नंबर पे किसी के 5,000 वोट, मेरे 25,000 वोट, बाकी 30 के 30 लोगों से 2/1 के ज्यादा है, 63% वोट है। 5वें नंबर पे जिसने 1600 वोट लिए, 1600 वाले को 25,000 पे बर्तरी दे दी। और मैं आपको भी ये ऑफर करता हूं, मैं आपको भेजता हूं सारे फॉर्म 45,
आप मुझे कह दें कि मुझे ये शिकस्त तस्लीम कर देनी चाहिए, मैं कर देता हूं, लेकिन आप देख के प्लीज मुझे कहें। एंड आई एम श्योर कि चाहे वो मेहरबानो कुरैशी हो, सलमान अकरम राजा हो, हमारे कराची में कैंडिडेट्स हो, पंजाब में, मुझे तो टाइम भी नहीं मिला पिछले 2 दिन में टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि पेशावर में 8 सीटों पे ऐसे हुए। इससे फर्क पता चलता है, आपने कहा कि केपी में क्यों हुआ। एक, बहुत से आरओज ने और बहुत से डीसीज जो डीआरओज थे उन्होंने क्लियरली प्रेशर बर्दाश्त किया और जबरदस्त प्रेशर बर्दाश्त किया। सही। जिसने नहीं किया वो शर्म आप पेशावर में देख सकते हैं। डीसी आफाक वजीर थे, हम अंदर जा नहीं सकते थे, डीआरओ साहब यानी डीसी साहब का फोन बंद, जब सुबह 4 बजे आए तो उनकी शक्ल देखने वाली थी, साफ पता चल रहा था कि क्या होने वाला है। और आपने कानूनी चाराजोई भी की है, गुज़िश्ता रोज भी हम देख रहे थे, आपने शायद एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराएंगे। आज मैं अपने वकील के साथ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद भी आया। हमने पेशावर में भी हाई कोर्ट में पिटिशन की है, वो मंडे को सुनी जाएगी। लेकिन ये तो रिगिंग नहीं है, ये तो सिंपली जो है कि कागज पे आपने जो रिजल्ट लिखना है वो लिख दे। वोट्स मौजूद है, आई एम श्योर। ये रात को बैठे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, और वो किया। एक और हल्के की मैं मिसाल देता हूँ, पेशावर में जो हार थी, नूर आलम खान साहब को मिले 38,000 वोट, साजिद नवाज हमारे जो एक्स एमएलए थे और कैंडिडेट थे 67,000। ओके। और शायद वो आरओ जरा क्रिएटिव नहीं था, या फिर शायद वो बताना चाहता था कि ये रिजल्ट गलत है। नूर आलम साहब के 38,000 के साथ एक 1 लगा दिया, तो वो हो गए 1,38,000। वैसे आपस की बात है, मैं तो ऐसे जीत कबूल ही ना करूं ऑनेस्टली। कुछ तो बंदे का अपना ज़मीर भी होना चाहिए, लेकिन शायद इसीलिए पाकिस्तान में हम इस हालत में है कि अब देख लेना कि जो ये रिजल्ट्स मांग रहे हैं, नवाज शरीफ अगर यास्मीन राशिद को जेल में भी नहीं हरा सके आईजी और पंजाब की हुकूमत की हेल्प के बावजूद, तो फिर वैसे नवाज शरीफ साहब को मेरा तो ये मैसेज है कि आपके ख्याल में तो पश्तून बेवकूफ है, लेकिन हम बेवकूफ पश्तूनों के कल्चर में तो इतनी गैरत होती है कि नवाज शरीफ कोई हमारे जैसा होता तो वो तो कह देता कि ये सीट यास्मीन राशिद की सही है। अच्छा, तो तैमूर ये जो है, देखिए ये तो एक फिर तो लीगली यू आर वेरी सॉलिड। अगर आपके पास सारे फॉर्म 45 साइंड, अटेस्टेड, थम्ड मौजूद हैं, और फाइनल जो फॉर्म 47 आता है जिसमें जो आरओ की जानिब से दिया जाता है, उसमें अगर नंबर ही चेंज हो जाए तो जाहिर है देन यू स्टैंड अ वैलिड चांस। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सारी गुफ्तगू चल रही है वो हुकूमत साजी के हवाले से, क्या आपको ये कहीं से लग रहा है, जो विफाक की हद तक चल रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, तो जाहिर है देयर इज नोबडी अदर देन द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने हुकूमत बनानी है, लेकिन विफाक में बैरिस्टर गौर कहते हैं हुकूमत बनाएंगे, उधर तमाम राब्ते शुरू हो गए हैं। वो आपके इस ऑल्दो सबसे बड़ा चंक आप लोगों का है, क्या आपको लग रहा है कि किसी भी सूरत तहरीके इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स को हुकूमत साजी की इजाजत नहीं दी जाएगी डिस्पाइट द नंबर्स? नादिया, आपने एक बात कही कि लीगली यानी कानूनन हम बड़ी मजबूत पोजीशन में, मेरी सीट के हद तक आप कह रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि कानून होगा तो हम लीगली मजबूत पोजीशन में होंगे ना। हम तो कानून के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा है कि 10 महीने हमने क्या क्या बर्दाश्त किया। आपने जाती तौर पे ये भी देखा कि मैंने तो कभी इसकी परवाह भी नहीं की कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो इतने मुश्किल हालात में बोल रहे हैं। और अगर मुझे याद है, मैंने पहले इंटरव्यू आपके साथ किया था, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वफाक में हम क्यों हुकूमत बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि या तो हम मान जाएं कि एक ग्रेड 17 के ऑफिसर के पास या ग्रेड 18 के डीसी के पास ये इख्तियार है कि वो अपने जिले के अवाम के मैंडेट का फैसला अपने बॉल पॉइंट के 2 सेकंड के काम से कर ले। अगर उसके पास ये इख्तियार नहीं है, फिर मेरे पे भी फर्ज है, आप पे भी फर्ज है, उन सारे सरकारी ऑफिशियल्स पे भी फर्ज है, चीफ सेक्रेटरी से लेते हुए नीचे, और सबसे ज्यादा शायद इलेक्शन कमीशन पे फर्ज है कि मजाक बहुत हो। हर कोशिश की गई है कि मैंडेट इंजीनियर हो, उसके बावजूद अवाम ने वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया जो उनसे कहलवाया गया कि आप डालें। मुझे तो हैरत पंजाब पे है
क्योंकि रिजल्ट्स आपके चैनल्स ही ट्रांसमिट कर रहे थे। मुझे तो हैरत पंजाब पे है कि पंजाब के लोगों ने जाके सिंबल्स कैसे ढूंढे, उन पे वोट कैसे किया। कहीं चले कहीं बहरहाल पांचवा ये कैंडिडेट तो अपनी ट्रांसमिशन में भी हम कहते आए हैं कि अवाम जो है वो मतलब जो वोटर्स हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो वो तमाम मिथ्स भी ब्रेक हो गए जो कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के वोटर्स के हवाले से थे। लेट्स मूव अ लिटिल बिट बिकॉज आई हैव लिटिल टाइम एंड आई नो कि चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी है। क्या ये हुकूमत साजी के लिए जाहिर है कि आपके नंबर गेम अगर ऐसे ही रहते हैं जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं वैसे नहीं होते, तो विफाक की हद तक तहरीक इंसाफ में ये सोच है कि वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, और हमें किसी भी पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद करने में कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये डाकू है, ये चोर है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। मेरा ये ख्याल है नादिया, एंड आई एम सॉरी क्योंकि मैं ये 2 दिन अपने सीट्स में जो है वो बिजी रहा हूं। मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 170 सीटें हम 265 में जीत चुके हैं। यही कहा बैरिस्टर आज साहब नहीं ने। तो कल तो रिजर्व सीट्स मिल जाती है ना, तो ये तो 2/3 मेजोरिटी है। ठीक है, तो हमें हुकूमत फॉर्म करने के लिए किसी कोलिशन की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जरूर है, और अब जरूरी बात यह है कि जो पहली इंसिस्टेंस हो वो हुकूमत बनाने की ना हो, पहली इंसिस्टेंस हो कि इलेक्शन कमीशन जिसके तहत मातहत इलेक्शंस ने पाकिस्तान को एक मजाक बना दिया है, उस मजाक को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, और तब भी सही मैंडेट दिया है कि अब पाकिस्तान में हर बंदा वो फॉर्म 45 गिने, उनका रिजल्ट आए, उसके बाद हुकूमत बनाए। एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिम्मेदारी है कि जो एक पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज होती है ना जी, उससे हम निकले। इसका ये मतलब नहीं कि किसी की अकाउंटेबिलिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे डी या जो आरओज हैं जिन्होंने आंखें बंद करके रिजल्ट फर्ज किया है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीनों हुकूमतें, पंजाब में, केपी में और वफाक में, वो प्रोसेस शुरू करेंगी। मेरी तो कम से कम यही राय होगी। और राइट, थैंक यू सो मच तैमूर। आई नो कि एक शॉर्ट एंड हम आपसे लेकिन आपकी राय भी जानना चाहते थे, एंड आई वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद योर हल्का। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और आपने जिस तरह से आगे कि अगर आप हुकूमत बनाते भी हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट रिवेंज, दैट्स वेरी गुड टू नो। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो एक तरफ अगर ये अग्रीव्ड पार्टी है जो कह रही है तहरीक इंसाफ के उनकी गिनती में किस तरह से नंबर्स को फच किया गया है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो अपने आप को अग्रीव्ड तो नहीं कह रही, लेकिन अलबत्ता यकीनन ये वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी जिसके वो दावेदार थे, जो वो ये समझते थे, और उन लोगों में से थे जिनको ये लगता था कि तहरीक इंसाफ के साथ ग्राउंड पर शायद वो फोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बरक्स ही नताए जाए। बात होगी इसी हवाले से। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, आपकी माशाल्लाह ज़बान और बयान इतना ज़बरदस्त है, और जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हमें नज़र भी आता है, क्योंकि हमें इल्म है कि कई चीज़ें आपकी जानिब से, और फिर मंशूर कमेटी के आप चेयरमैन भी थे। लेकिन ये जो नताइज सामने आए इंतखाबात 2024 में, यूँ लगता है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। जिनको सोशल मीडिया की पार्टी कहा जाता था, मम्मी डैडी कहा जाता था, उनके लिए अवाम में जो पजीराई नज़र आई, तो क्या वजह बनी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया बहुत कमज़ोर रहा, पहुंच नहीं पाया, या जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो लोगों ने पसंद नहीं किया? जी, बहुत शुक्रिया नादिया। आपने 2-3 इम्कानात जो हैं वो अपने सवाल के अंदर रख दिए हैं। बुनियादी बात यह है कि इंतखाबात हुए, और वसी पैमाने पे अगर देखा जाए तो इज्तमाही तौर पर बड़े पुरअमन हुए। दूसरी बड़ी अच्छी बात यह रही कि तमाम वोटर्स को जो पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचे, बग़ैर रुकावट के पहुँचे, अपनी अपनी पसंद के पोलिंग कैंप्स में गए, पर्चियाँ कटवाईं, और जहाँ वो वोट पोल करना चाहते थे वो पोल हुआ।
और माजरत के साथ कराची में ऐसा नहीं था, गिना गया। माजरत के साथ कराची में ऐसा नहीं था, कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जो दोपहर 3 बजे तक खुले ही नहीं थे। जी वो अफसोसनाक है, अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है उसको देखेगा इलेक्शन कमीशन। मैं इज्तमाही तौर पे बात कर रहा हूँ, कम से कम पंजाब के अंदर, बाकी सूबों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी गई। मैंने खुद बेशुमार पोलिंग स्टेशन विजिट किए, अपनी जमात की तरफ से मुझे जिम्मेदारी लगी थी, तो पुरअमन रहा। इंतखाबात बर वक्त शुरू हुई पोलिंग, बर वक्त ख़त्म हुई पोलिंग। तो इन तमाम बातों के बावजूद जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल नहीं है कि इन नताइज के अंदर कोई ऐसी बात है जिस पे हमें कोई नुक्ता-ए एतराज़ बुलंद करना चाहिए। हाँ, आपकी बात ठीक है, हमारी तवक्कुआत से कम नशस्तें हमें मिली, हमें इस पे तस्लीम करना चाहिए। हमें ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, आज़ाद थे या जैसे भी थे, उनको बहुत कसीर तादाद में कामयाबी मिली, वोट मिला, जमहूरी मश्क थी, इसमें कोई किसी ने रुकावट नहीं डाली। जो जीता है उसे जीतने दिया गया, जो हारा है वो हार गया। इसको, इस मश्क को इसी अंदाज में लेना चाहिए। चलिए, ये तो बड़ी आगे रहा कि जी हुकूमत साजी में, हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि उनको पजीराई मिली और एक मश्क थी, जमहूरी मश्क। अब आते हैं हुकूमत साजी की तरफ। जब पार्लियामान में एक वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है कौमी असम्बली के अंदर जो नशिस्तें हासिल की हैं, तो आप ये समझते हैं कि कल जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जैसे विक्ट्री स्पीच हो, और उसमें उन्होंने ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब को राब्तों का कहा, और वो राब्ते जो हैं उनका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से ही हो गया है, आज भी हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उस जमात को जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको हुकूमत बनाने देनी चाहिए? जमात कोई नहीं है ना, जो जहाँ जब आप जमात का नाम लेते हैं तो जमात वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत लेके आई है उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर आप जमात का नाम लेती हैं या पार्टी का नाम लेती हैं, उसके अलावा तमाम सियासी जमातें जो वहाँ पे आई हैं पार्लियामेंट के अंदर या जिनकी नुमाइंदगी हुई है, उनमें से कोई नहीं है जो वो बराबरी कर रही हो पीएमएलएन की। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, आपके सवाल ही की तरफ आ रहा हूँ, जो आपके जहन में कुल बुला रहा है उसकी तरफ आ रहा हूँ। आपका इशारा ये है कि जो 100 के लगभग आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के सपोर्टेड आए हैं, वो दरअसल पीटीआई एक जमात है। अगर मान भी लिया जाए तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो उनकी हैसियत है वो किसी जमात के उम्मीदवारों की नहीं है। मान लेते हैं, मैं समझती थी सेनेटर साहब आप ये टेक्निकल नॉकआउट मुझे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मेरी पहले अर्ज सुन लीजिए और फिर इसका जवाब दें। जाहिर है कि इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, तहरीक इंसाफ बैक्ड हैं, उन्होंने भी तो कुछ सोचा हुआ होगा जब उन्हें 72 घंटे दिए जाएंगे कि अब आप ये तय कीजिए कि आपने किस जमात की तरफ जाना है, क्या करना है, और वो इसका इंदिया भी दे चुके हैं कि जाहिर है कि वो किसी जमात में जम होंगे ताकि वो हुकूमत बना सकें। आज बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वफाक में हुकूमत बनाएंगे। वो हम ये कहते हैं वो जमात में किसी जमात के साथ चले भी जाते हैं, तब तो नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे ना, नंबर आपके ज़्यादा हैं, आप बनाइए हुकूमत। देखिए, उनकी तादाद इस वक्त जो है वो 100 के लगभग है। ठीक। वो जिस जमात के साथ मिल सकते हैं, बड़ी जमात के साथ, वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी और उनका अगर अलायंस हो जाता है, बिल्कुल खुशदिली से बनाएं हुकूमत, हम कोई जबर नहीं करेंगे, हम कोई जोर नहीं करेंगे, ये तयशुदा बात है। अगर वो उनके साथ मिलके हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाते हैं और हम नंबर गेम में बहुत पीछे रह जाते हैं, तो हम बखुशी अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। हम इक़्तिदार के लिए कोई लड़ने मरने वाले लोग नहीं हैं। मियाँ साहब ने कल ये लफ्ज़ बोले हैं कि हम लड़ाई के मूड में नहीं हैं, कोई लड़ाई करना भी चाहेगा तो हम नहीं करेंगे, ये उनके जुमले हैं। तो अगर वो अपनी अक्सरियत साबित कर देते हैं किसी बड़ी जमात के साथ, एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि वो अगर वादतुल मुस्लिमीन के साथ या मुस्लिम लीग जी के साथ जाके मिल जाते हैं, जिनका कोई एक मेंबर है, तो वो 100 नहीं होंगे, 101 हो जाएंगे। उस 101 होने के बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। तो लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं किसी के साथ भी मिलके, और वो अपनी अक्सरियत ऐवान में साबित कर देते हैं, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, हम खुशदिली से उनकी हुकूमत तस्लीम करेंगे।
और खुश दिली के साथ अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन कल जिस तरह से स्पीच हुई ना, तो उससे ये लगा कि जैसे और बड़ी तेजी में ये राब्ते हुए, तेजी में मुलाकातें भी शुरू हो गई। उससे बिल्कुल ऐसा लगा इरफान सिद्दीकी साहब जैसे कि ये तय है, ये बिठाया जा रहा है कि बस अब आप ही लोगों ने पीडीएम 2.0 गवर्नमेंट जो है वो लेकर आनी है। देखें नादिया, ऐसे मेरा ख्याल है कि ना करें। हम एक जमात हैं, हमने अक्सरियत हासिल की है। हमारी एक और जमात है जिसकी पॉलिटिकल रिवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे साथ वो मिलके हुकूमत 2 दफ़ा बना चुकी है, मीसाक जमहूरियत कर चुकी है, आईनी तरामीम कर चुकी है। अब हम पे अगर किसी कदगन आप लगा देते हैं या तलवार हमारे सर पे रख के कहते हैं जी कि तुम क्यों बना रहे हो फलां के साथ मिलके, जिस तरह मैंने कहा कि उन्हें ये हक हासिल है कि किसी के साथ बैठ के हुकूमत बनाए, सही, हम हमारे इस हक को क्यों नहीं आप तस्लीम करते? नहीं बिल्कुल। मैं तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पुरानी जो हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने लिया था वो हम सबको याद है कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जबकि थिन मार्जिन से तहरीक इंसाफ जीती थी, लेकिन बावजूद इसके कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को कहते रहे कि ये हुकूमत ना बनाने दी जाए उनको, लेकिन उन्होंने कहा उनके नंबर ज़्यादा हैं इसलिए हक उनका बनता है। लिहाजा मैंने सोचा कि नवाज शरीफ साहब उसी रवैये पर अब भी होंगे। देखें ना, आपका जो पैरेलल है ना वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। नवाज शरीफ उसी रवैये पे हैं। अगर पीटीआई नाम की कोई जमात, अब ये जो 100 आप कहते हैं ना, इसके अंदर जेन्युइन इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं जो पीटीआई सपोर्टेड नहीं है, वो अपने तौर पे जीते हुए हैं। फिर पीटीआई सपोर्टेड जो हैं उनमें से कितने हैं जो ये कल कहते हैं जी कि हाँ हम वाकई पीटीआई के साथ खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम। तो सिचुएशन को क्लियर तो होने देना। वो जो सिचुएशन आप बता रही हैं उसमें एक पार्टी क्लियर कट अपने मैंडेट पे, अपने झंडे पे, अपने सिंबल पे जीत के आई थी और हमने कहा था जी कि आप हुकूमत बनाओ। अब हम ये कहें जी कि नहीं हम तो अपने एजेंडे पे जीते हुए हैं और पीपल्स पार्टी भी जीती हुई है और फलां जमात भी है, लेकिन आज़ाद का ग्रुप बहुत बड़ा आ गया है तो आज़ाद मिलकर हुकूमत बनाए, ये मुतालबा तो आप हमसे ना करें ना। चलें, हम जैसे आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा इरफान सिद्दीकी साहब कि यह हायर मॉरल ग्राउंड वो मेंटेन करते हैं कि नहीं। अगर ये तमाम इंडिपेंडेंट्स जो कि बड़ा सोचा जा रहा है कि इधर भी टूट जाएंगे और उधर भी टूट जाएंगे, जो कि हमने देखा है माजी में ऐसा होता है, न टूटे, किसी जमात में मिले तो जाहिर है फिर उनका नंबर ज़्यादा है। फिर देखते हैं कि किस तरह से आप लोग दावत देते हैं कि जी ये हक आपका हुआ। अब आते आपकी जमात की तरफ। कल की स्पीच के बाद ये बड़ी इसके ऊपर ज़ाहिर गुफ्तगू शुनीद हो रही है और मुझे अच्छी तरह याद है कि कहा जा रहा था कि अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो नवाज शरीफ साहब शायद प्राइम मिनिस्टर के फिर कैंडिडेट ना हो और वो ये प्रेफर करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब फिर मखलूत सेटअप को लेकर चलें। क्या आपको कल की स्पीच से ऐसा लगा या मुस्लिम लीडर, अभी तो आपकी सीईसी का इजलास नहीं हुआ है कि आप मुझे उसूली तौर पर बता सकें कि जी ये हमारा वाज़े मौक़िफ़ है, लेकिन गुफ्तगू तो पहले से चल रही होती है इन तमाम बातों पर। आप समझते हैं नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है या कल जिस तरह से उन्होंने कहा शहबाज आपको लैपटॉप भी देंगे, इस यूथ को ये भी करेंगे, नौकरियाँ भी देंगे, अब प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब होंगे? कल तो नौकरियां देने की बात नहीं कि मियां साहब ने, शहबाज साहब के हवाले से सिर्फ ये जी रोजगार देंगे ये सब कहा था। मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन की जब मुहिम चल रही थी और जिस हल्के से शहबाज साहब इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ उनकी इस तरह की एक तकरीर है। कल उन्होंने शहबाज साहब को जो बुनियादी जिम्मेदारी दी है वो मुज़ाकरात की दी है, डार साहब को भी दी है, लेकिन आपके सवाल का सीधा साधा जवाब ये है वही जो मैं आपसे बेशतर प्रोग्राम मैंने किया और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पार्टी का फ़ैसला ये है कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म हो गए। पार्टी आज भी अपने फ़ैसले पे कायम है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हतमी और आखिरी फ़ैसला नवाज शरीफ की अपनी सवाबदीद पे होगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं मरकज़ के लिए, क्या डिसीजन लेते हैं सूबे के लिए। ये मैं इस बात पे कायम हूँ और यही फ़ैसला है कि मियाँ साहब जो फ़ैसला करेंगे वो हतमी तसव्वुर होगा। लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी बिल्कुल यकसू है, इसमें दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म होना चाहिए पाकिस्तान का। अब फ़ैसला ज़ाहिर है कि हमारी पार्टी की जो मरकज़ी तंजीम है, मशावरती कौंसल है, वो बैठेगी, मियाँ साहब भी अपना नुक्ता नज़र देंगे, हम लोग भी देंगे। उसके बाद किस फ़ैसले पे हम पहुँचते हैं, मखलूत हुकूमत होती है तो क्या सूरत हाल है,
अगर हम अपने नंबर गेम पे या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम अक़लियतों की और ख़ातीन की सीटें भी ले लेंगे, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट्स है कुछ जेनुइनली वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं, ये जो सीटें आ रही हैं इसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम जीते हुए हैं, जो हमारे लोग जीते हुए हैं, जो किसी और जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका नंबर भी अभी इसमें शामिल होना है। तो मे भी कि हम इस पोजीशन में हों कि हम अपनी हुकूमत खुद बना सकें। MQM ऑलरेडी हमारे साथ इत्तेहाद में है। अच्छा। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे साथ इत्तेहाद में है। PMLQ ऑलरेडी हमारे साथ एक तरह से राब्ते में है। तो मे भी कि हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम हुकूमत बना लेंगे। किसी और अगर हमें वसीतर किसी इत्तेहाद की जरूरत, किसी और का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुमकिन है किसी और की ज़रूरत हमें। अब ज़रूरत के लिए मियाँ साहब ने रात नहीं बात की थी। मियाँ साहब का कहना ये था, और बहुत पहले भी ये कहते रहे हैं, कि अगर हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिलती है तो हमारा ऑप्शन यही होगा, हमारी तरजीह यही होगी, प्रायोरिटी यही होगी कि तमाम जमातें मिलके मुल्क को इस भंवर से निकालें। ये उनका एक बिल्कुल वाज़े उसूल या नज़रिया कह लें या विजन कह लें। इसलिए ये किसी एहतियाज की वजह से हम नहीं कर रहे हैं या मजबूरी की वजह से नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि तमाम जमातें आएंगी तो जितना बड़ा हुजम है चैलेंजेस का, जितने बड़े मसाइल हैं उनको निकाल, जितना भारी पत्थर होगा इतने ज्यादा अफराद चाहिए होंगे। सरडे साहब, ये तो बिल्कुल बयान ही पलट गया ना। मतलब एक मिनट, आप लोग ये कहते थे और हर कोई कहता था कि मखलूत सेटअप आएगा तो पॉलिसीज जो हैं वो जाहिर है इसको मनाने में, उसको मनाने में, वजारतों का आप देखते हैं ना जैसे बंदर बांट होता है, ये सब चलता है। इसी तरह PDM की हुकूमत थी, आपने कहा हम पूरी तरह से वो ग्रिप नहीं रख सकते थे। जाहिर है कि एक सब इत्तेहादियों की मर्जी मंशा भी शामिल होती है। अब आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस ऐसे हैं कि सबको मिलकर, मतलब जाहिर है कि इससे निकालना होगा। तो मतलब या वो बात गलत है या ये बात गलत है? अगर नहीं, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं जो मैं कह रहा हूं। देखिए, मखलूत की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि आप अपनी हुकूमत नहीं बना पा रहे और आपको कुछ दूसरी जमातों की ज़रूरत है, मोहताजी है, और आप अपने एजेंडे पे भी नहीं चलेंगे। कुछ उनका एजेंडा होगा, कुछ आपका होगा। बैसाखियाँ जिन्हें कहते हैं, जिन बैसाखियों पे खान साहब की हुकूमत कायम थी। एक मखलूत हुकूमत वो होती है। एक मखलूत हुकूमत वो होती है जो अपने बलबूते पे और अपने जो करीबी इत्तेहादी, जिनका उनके प्री इलेक्शन अलायंस चला आ रहा है, उनके साथ मिल बैठ के हुकूमत बना लेती है और बना सकती है और कायम रह सकती है। इसके बावजूद वो चाहती है कि कुछ और लोग मिले हमारे साथ एजेंडे के लिए। ये दूसरी किस्म है मखलूत की, इसमें हमें कोई मोहताजी नहीं है। अगर कोई नहीं मिलना चाहेगा ना मिले। लेकिन जाहिर है अभी तो नंबर गेम ही पूरा नहीं है ना, इसलिए तो आप लोग मिल रहे हैं। वरना अगर 2/3 नंबर गेम आप जी बताइए। हमें 2/3 नहीं चाहिए। 2/3 किसी के पास नहीं है। 2/3 कोई नहीं हासिल कर सकता। 2/3 आपको चाहिए होगी जिस वक्त आइन में तरमीम करनी है। जिस किसी ने भी तरमीम करनी होगी वो दूसरों को इत्मीनान मिलेगा। मेरा ख्याल है कि पिछली हमने जो 8-10 तरमीम की हैं वो इसी तरह की हैं। कोई एक तरफा तरमीम नहीं हुई, ना कोई जमात कर सकती है ना करेगी आइंदा भी। इसलिए उसको छोड़ दें 2/3 को। 2/3 से क्या लेना है? आइनी तरमीम करनी है ना। आइनी तरमीम आपकी उस वक्त होगी जब तमाम जमातें इत्तफाक राय। ये आइन भी इसी तरह बना था और आइनी तरामीम भी कम अज कम पिछली 10-12 तरामीम से यही हमारा तरीक़ाकार है। हम इंशाअल्लाह, मैं आखिरी बात ये करूं कि इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं अपने तौर पे कि प्री इलेक्शन इत्तेहादियों के साथ मिलके हम कंफर्टेबली अपनी हुकूमत बना लेंगे। नंबर गेम में हमें किसी की एहतियाज की ज़रूरत नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत बना लेने की पोजीशन में आने के बावजूद हम चाहेंगे कि एक वसी तर मखलूत हुकूमत कह लें या एक वसी तर इश्तराक अमल कह लें या मुल्की एजेंडे के हवाले से एक वसी तर मुशावरती अमल कह लें, उसमें हम उन लोगों को शरीक करना चाहते हैं। सबको हुकूमत साजी के लिए हम ना किसी को मजबूर कर रहे हैं, ना किसी के सामने दामन फैलाएंगे। हम अक़लियत में रहेंगे तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। वी आर वेरी क्लियर। अच्छा, तो देखें, अगर यही होता है कि आप ही लोग इसको लीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी इस सिनेरियो में बात कर लूँ, तो फिर जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो महंगाई हो, वो दाखिला हो, वो खारजी हो, वो सिक्योरिटी हो, उस सब की जिम्मेदारी द ओनर्स विल बी ऑन PMLN, राइट? इट कांट बी देन कि जी ये हमारे पास नहीं था, ये हमारे इत्तेहादियों के पास था। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सब कुछ हमने सुना है। जी,
जाहिर है इसकी तशवीश जितनी आपको है इतनी हमें भी होगी, और हम इस चीज़ को पेश नज़र रखेंगे कि अगर हम कांटों की ये सेज अपने लिए बिछाते हैं तो ये कांटे किसी और को नहीं, हमें चुभेंगे ना। ये बात, इतनी बात 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला आदमी नहीं जानता कि इन मसाइल को अगर मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ और नहीं निकाल पाता तो इसका बोझ किसके कंधों पे होगा? जी बिल्कुल। ये आप मुझे समझाना चाहती हैं या मियाँ साहब को? हाँ, मियाँ साहब और आपकी जमात को बहुत चीज़ें फिर भी समझने की ज़रूरत है। सेनेटर साहब, अगर मैं जिसारत कर सकूँ और आप बुरा ना माने, बहुत सारी बातें हैं, मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ कही गई या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इलेक्शन के माहौल में हैं, या वाकई नून लीग ये समझती है तहरीक इंसाफ आपकी बिल्कुल हरीफ जमात होगी, लेकिन उसके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स पाकिस्तानी हैं, वो ख़वातीन भी पाकिस्तानी हैं, वो यूथ भी पाकिस्तानी है, जिसमें तफरीक आप लोगों ने भी की है। आप कहते हैं इनकी औरतें नाचती हैं, हमारी औरतें देखें तमीज़ से बैठती हैं। आप कहते हैं इनका यूथ ऐसा है, यह देखें हमारा भी यूथ है। तो मेरे ख्याल से जब आप बात करते हैं और ऑल इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो चाहे आप लोग हुकूमत बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आई थिंक नून लीग को भी थोड़ा सा अब अपने आप के अंदर सोल सर्चिंग करनी होगी कि these are all Pakistanis. You can't just say कि they are not our supporters so we don't like them. मेरा ख्याल नहीं है कि ये तबसरा आपका जायज़ है हमारे रवैयों के ऊपर, हमारे तर्ज अमल के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। ये बिल्कुल नारवा सा सवाल आपने किया है, और मैं इसके बारे में बड़ा वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि 3 दफ़ा इस मुल्क की हुक्मरान जमात जो है वो अखलाकी कदरों में किसी से पीछे नहीं है, तहज़ीबी अक़दार को बहुत अच्छी तरह समझती है, इस्लामी अखलाकियात को बहुत अच्छी तरह समझती है। लेकिन ये कोट अनकोट मैंने आपको बताया। भी मेरी बात सुन लेना, मैंने तो उतना टाइम भी नहीं लिया जितना आपने सवाल में लिया था, आपने बीच में मुझे रोक दिया। मैं ये कहता हूँ कि हम इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, हमें मालूम है कि सारे पाकिस्तानी हैं। हमारे नज़दीक कोई गद्दार नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई मनी लॉन्डर नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानियों जैसा सलूक करेंगे, हम नहीं डालेंगे हथकड़ियाँ, और ना पहले डाली हैं हमने। हम नहीं किसी को मनशियात डाल के जेलों में डालेंगे, ना पहले हमने कभी डाला है। आप हमसे ये तवक्को रखती हैं कि हम इस तरह की बातें करेंगे? हम हमारा दामन ये जलसों में की है सेनेटर साहब, ये की गई है यार। अगर कोई बात हुई भी है ना, तो मेरे मुंह से निकलने वाली एक बात मेरे मजमूई किरदार के ऊपर चस्पा ना कर देना। मेरा मजमूई किरदार भी तो देखे ना। अच्छा, हमने 3 बार हुकूमत की है, उस 3 बार की हुकूमत को जो 9 या 10 साल की हुकूमत है, आप इनकी 3.25 साल की हुकूमतों के करतूत से मिलाएं। कोई एक भी करतूत मिलता है हमारे 10 साल में? सिद्दीकी साहब, कहने का कोई एक भी ऐसा शख्स मिलता है? नहीं, कहने का मकसद ये है कि जिस पोलराइजेशन का आप लोग जिक्र करते आए हैं, जो कि वाकई इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, अगर इट इज टाइम टू हील एंड मूव ऑन, देन आप लोग ये बड़ापन दिखाते हुए, क्योंकि आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है, फिर ये होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। आई एग्री, हमसे यही तवक्को रखें, अगर आपने हुकूमत की तो इंशाअल्लाह। अगर आपने की तो जाहिर है अभी मराइल है हमारे यहाँ कोई अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब आ जाए ना। सेनेटर साहब, बड़ी शिकायत थी, नून लीग ने लबकुशाई ना की, मोबाइल सिग्नल्स बंद हुए। चले वो जो भी रीजन दिए डॉक्टर गौहर एजाज ने, उन्होंने कहा कि मोबाइल के ही जरिए कोई दहशतगर्दी होने के अलर्ट से इसलिए बंद किया गया। बहरहाल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए नताइज उसी तरह से ताखीर का शिकार हुए जैसे हर इलेक्शन में होते हैं। आपको लगता है कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप मुतमईन हैं? देखें, ये इस इलेक्शन का मसला नहीं है, ये 2018 में या उससे पहले आपने दुरुस्त कहा है। 1970 के इलेक्शन आपको शायद याद भी नहीं होगा, आप होंगी तो छोटी सी बच्ची होंगी, हमने वो देखे हैं, वो इलेक्शन भी देखे हैं। लिहाजा ताख़ीर होना और जल्दी होना, ये दोनों चीज़ें मैंने देखी है। मेरे प्रिंसिपल होते थे एक अमीन भट्टी साहब, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लग गए तो अगले दिन हंसते हुए दफ्तर में आए। ये 1970 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 1977 के इलेक्शन की, 1977। मैंने कहा क्या हुआ भट्टी साहब? कहने लगे यार मेरी बेगम से लड़ाई हो गई। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैं बस वो पोलिंग स्टेशन से फारग हुआ, थैले वैले जमा कराए, रात गिरता पड़ता 10 बजे घर पहुंचा तो बीवी कहती है किधर थे? तो मैंने कहा मैं तो ये अभी रिजल्ट दे के आया हूँ। वो कहती है वो तो 8 बजे अनाउंस हो गया है कि फ़लाँ जीत गया है। तो एक वो सूरत भी होती थी, फिर ये ताख़ीर वाली सूरत भी हमारे इलेक्शनों में ये होता रहता है, ये ठीक नहीं है।
हमें किसी ऐसे निज़ाम, मैंने भी कल ट्वीट किया है कि ये ताखीर क्यों हो रही है। जी, वो हमने अपने हमें भी थे। हाँ, हमने अपनी ट्रांसमिशन में इसका जिक्र किया और हमने कहा कि सेनेटर साहब ने तो कह दिया, लेकिन बकिया लीडरशिप की जानिब से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था इस हवाले से। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सीनियर तज्जिया निगार मोहसिन बेग। वेलकम बैक। और अब इंतखाबात के नताइज के बाद जो राब्ते हैं उनमें बड़ी तेज़ी आ गई है। आपने देखा था शहबाज शरीफ साहब की आज जो राब्ते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से भी हो रहे हैं, उधर MQM और जरदारी साहब से भी तो गुज़िश्ता रात जो राब्ते हुए थे। ये तमाम तर जो सूरत हाल बन रही है, और ख़ुसूसन जो आज बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर विफाक हो, हुकूमत आज़ाद उम्मीदवार यानी जो तहरीक इंसाफ के जीते हैं वही लोग मिलकर बनाएंगे। क्या कुछ होने को है, क्या कुछ तय कर लिया गया है, ये सब जानते हैं हमारे मोहतरम मेहमान सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहसिन साहब, वैसे इंतखाबात 2024 के जो नताइज सामने आए, ऐसा लगता है कि अवाम ने उन तमाम बयानिए को रद्द कर दिया जो इमरान खान के खिलाफ था और जो तवातुर से बताया जा रहा था, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो इद्दत में शादी का हो, चाहे वो करप्ट हो, घड़ी चोर हो, साइफर हो, जूइश लॉबी तक कहा गया। तो इसका मतलब ये बयानिए में कोई फुकदान था, इसीलिए अवाम ने इसको बाय नहीं किया है। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन 2024 इतनी बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान में जो है ओवरऑल एक पीसफुल थे। इसमें टर्न आउट भी बहुत मुनासिब था, बहुत अच्छा रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी राय दही का इजहार किया। किसी को वोट कम पड़े, किसी को नहीं पड़े और किसी को ज़्यादा पड़े। ये इलेक्शन जब भी होते हैं नेचुरली उसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा जो है वो अजीब और गैर मुतवक्को होता है। आप देख लीजिए बड़े बड़े लोग जो 2-3 दहाइयों से इलेक्शन लड़ रहे थे वो सारे आउट हो गए। अब ये कि जी आज़ाद उम्मीदवार या PTI के बैक्ड उम्मीदवारों ने या जितने वोटर और सपोर्टरों ने निकल के वोट डाले, मैंने भी कल पोलिंग डे वाले दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के में काफ़ी जगह पे मैं गया। बेसिकली आपका जो सवाल था ना उसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये वोट ना नवाज़ शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना जरदारी साहब, ना मौलाना साहब, ये इनके ख़िलाफ़ नहीं पड़ा और किसी के हक में नहीं पड़ा। ये किसी के ख़िलाफ़ पड़ा है तो वो आपको पता है किन के ख़िलाफ़ पड़ा, ठीक है। तो लोगों ने शायद रिवेंज लेने की कोशिश की हो, लेकिन ये ट्रेंड पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि रियासत जो है या रियासत के अदारे जो हैं अगर उनसे टकराव है तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और ये तरीके इंसाफ वालों को भी समझना चाहिए कि आप का लीडर है, ठीक है, आपने उसको वोट किया, लेकिन उसकी 3.25 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। हाँ, अगर कोई कौम इतनी गिरावट में चली जाए कि वो किसी उसके क्राइम को क्राइम ही ना समझे तो फिर उस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, जैसे कि हमारे मुल्क का है। क्योंकि अगर आपने इसी तरीके से इस मुल्क को चलाना है और बिल्कुल वो मैं भी गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर और अपनी जमात को बना लें एक आध दिन में या किसी पुरानी जमात में जम हो के वो कहें जी हम सारे इसमें हैं तो मेजॉरिटी शो करें, बनाएं प्राइम मिनिस्टर, इसमें क्या शक है। अगर वो 3.25 साल में उनका लीडर कुछ नहीं कर सका सवाए झूठ के, फ्रॉड के और फेक बयानियाँ बनाने के, ठीक है, लोगों को आप झूठ जितना बोलें झूठ अपील करता है। उसके जितने बयानिए थे उसके ख़िलाफ़ जितने थे वो उसकी बात आपने की, लेकिन उसने जितने बयानिए कौम को दिए वो सारे झूठ पर मबनी थे। लेकिन मोहसिन साहब आप की एक अपनी ज़ाहिर है यकीनन राय होगी, लेकिन अवाम ने जो राय दी और बड़ी तादाद में दी, जी मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, आप बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इस राय का हमें एहतराम करना चाहिए। आपने कहा कि ये किसी के हक में या किसी के खिलाफ, अगर किसी के खिलाफ है तो वो रियासत के खिलाफ है, तो क्या रियासत को भी ये समझना नहीं चाहिए कि अब ठीक है, मैं नहीं कह रही कि जो भी जमात हैं उनके जो लीडर हैं वो दूध के धुले होंगे, लेकिन जिस अंदाज से रियासत भी बिहेव करती आई है
महज इमरान खान के साथ की बात मैं नहीं कर रही या इस जमात की बात नहीं कर रही, ओवरऑल सियासतदानों के साथ उस तमाम चीज़ों का रद्द अमल अवाम में आहिस्ता आहिस्ता उतर के और बड़ा पुख्ता होता जा रहा है। नादिया मैं यही बात कर रहा था कि ये वोट शायद उस रिवेंज में या उस गुस्से में होगा। मकसद ये है कि आपने इतने मसाइल हैं इस रियासत के कि समझ नहीं आ रही कि इसका सर्वाइवल कैसे होगा, तो इस स्टेज पे थोड़ा सा ठंडा होकर दोनों साइडों को थोड़ा सा देखें। कंप्रोमाइज़ जो है वो इलेक्शंस में ऐसे सरप्राइज कंप्रोमाइज़ होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये ओपोनेंट एक दूसरे के साथ कैसे मिल गए। पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ यही है। अब ये है कि अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और इस मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये मुल्क चलेगा कैसे, और बाहर से या अंदर से कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा। इस वक्त पूरा बिजनेस पाकिस्तान का स्टैंड स्टिल था इलेक्शंस की वजह से। लोग ये सोच रहे थे कि इलेक्शन होगा, कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। अभी आप देखिए जो रिजल्ट्स आए, आपकी कल मार्केट, स्टॉक मार्केट का हाल देख लीजिए, कितने पॉइंट्स गिरे। मकसद ये है कि आपने फ्यूचर में इस इलेक्शन के बाद देखिए दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि आप कंप्रोमाइज़ करके इकॉनमी के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए, इस रियासत के लिए एक ऐसा फार्मूला बना के गवर्नमेंट बना दीजिए जिसमें किसी को एतराज़ ना हो और सारे मिल जाएं। मिलने का मतलब ये है कि एक अपोजिशन हो जिसका एहतराम हो और एक गवर्नमेंट हो जिसका काम हो कि वो अपोजिशन को रिस्पेक्ट दे। राइट। अब दूसरा फार्मूला ये है कि इस इलेक्शन के बाद अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो मैं नहीं समझता जो भी गवर्नमेंट आप बनाएंगे वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। अगर चल गई तो काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर काम नहीं कर पाएगी तो रियासत कैसे चलेगी। अच्छा देखिए, ये बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई कि ये जमहूरी है, जाहिर है पार्लिमानी निजाम है, एक ऑपोजिशन है, एक ट्रेजरी बेंचेस है। आप समझते हैं कि जिस तरह से गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद एकदम तेजी से जो राब्ते हुए और मुलाकात भी हो गई, यानी सक्खर से हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा दस्ती पहुंच भी गए, मुलाकात भी रात गए हो गई। यूं लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ तय है, इनको बिठाया जा रहा है कि दिस इज द फॉर्मूला, आप बनाएं जल्दी से गवर्नमेंट। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी अलायंस बनेगा, अलायंस बनते हैं, आपको 170 के करीब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये सारे मिल जाएं और सारों को धक्कम पेल कर के बना भी लेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं आएगी। या तो जो मेजॉरिटी शो करे उसको आप दे दें, वो चला सके तो मुल्क चला ले। यानी जिसने मेजॉरिटी शो की है अवाम का मैंडेट हासिल करके, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक बाय तहरीक इंसाफ, क्योंकि पार्लियामान के अंदर सबसे बड़े नंबर्स उनके पास उभर कर आए हैं। अगर उन्होंने कह भी दिया है कि वो वफाक में हुकूमत बनाएंगे तो उन्हें फिर बनाने देनी चाहिए, क्योंकि ये आइन का भी तो मसला है, पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें है ना ये बात। आइन को नादिया ना पॉलिटिकल पार्टीज पूछती हैं ना हमारे रियासत के अदारे पूछते हैं आइन क्या वैल्यू रखता है। यहाँ आइन जब चाहें तो जजेस भी उसकी ऐसी तशरीह करते हैं कि आप तौबा कर उठते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ का निज़ाम बड़ा बिखर चुका है, चीज़ें बिखर गई हैं। मकसद ये है जो आपने भी बात की कि जी उनको देखें, पहली बात तो ये कि सारे इंडिपेंडेंट उनके नहीं जीते, ऐसा नहीं है। उसमें से 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो जिनको टिकट्स मुख्तलिफ पार्टियों ने नहीं दिए और वो खड़े हो गए और वो जीत गए। इनके पास नो डाउट कि इनके पास एक चंक होगा बैक्ड बाय तरीके इंसाफ, लेकिन मसला ये आ रहा है कि आया इनमें से जो भी है वो कोई पार्टी में अपनी पार्टी बनाए। पीटीआई में तो जा नहीं सकते। अब कोई पार्टी इन्होंने सीक्रेटली बना के रखी हो और उसमें सारे घुस के ऐलान कर देंगे जी हम तो इस पार्टी से हैं और हमारी मेजॉरिटी है। वो इनका हक है, वो करना चाहें तो कर सकते हैं। मकसद ये है कि जो भी आप करें, आपको आवाम ने इनको या उनको, नेचुरली पाकिस्तानियों ने वोट दिए सबको, इंडिया से तो कोई वोटर नहीं आया था, लिहाजा इनको चाहिए कि इस मुल्क को इस्तेहकाम दें और आगे की बात करें और आगे चलें। अगर आगे नहीं चलते तो ये मुल्क नहीं चलता। ये 22, 23, 25 करोड़ जो लोग हैं यहाँ। बेग साहब आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ है मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार। बेग साहब ये बताएं, जो आगे की बात है वो दोनों साइड से होना जरूरी है, राइट? दोनों फरीक जो हैं उन्होंने वो आगे की बात करनी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या कहीं ये राय रखी जाती है
कि ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार में बैरिस्टर गौहर ने तो खैर 170 क्लेम किए हैं और उन्होंने कहा कि वो ट्राइब्यूनल्स के का रुख भी करेंगे, अपनी कानूनी जंग भी लड़ेंगे, लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने इनके ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या ये कहीं तय है कि इनको हुकूमत बनाने नहीं दी जाएगी? क्योंकि बहुत कुछ तो देखिए, हमने देखा ना कि इलेक्शन के अमल में, यानी इंतखाबी नॉमिनेशन पेपर से फाइल करने से लेके और जिस तरह से पोलिंग हुई और फिर जो गिनती और वो तमाम बातें आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से किसी को भी जो पाकिस्तान के इंतखाबात को फॉलो करता हो या उसमें हिस्सा लेता हो, उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि कहाँ मैनेजमेंट की जाती है और किस तरह से की जाती है। लेकिन क्या ये तय है कि इंडिपेंडेंट्स को हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी? इंडिपेंडेंट, देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन का ही जिक्र कर दिया ना, इंडिपेंडेंट का गवर्नमेंट नहीं बना सकते अनटिल दे फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसमें ये सारे लोग, क्योंकि विदिन जैसे असेंबली सेशन है विदिन 72 आवर्स आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे जाना है। जी, और तहरीक इंसाफ ये बात जानती है अच्छी तरह, बैरिस्टर गौहर ने आज जिक्र भी किया, एंड ऑफ कोर्स दे विल हैव देयर ऑप्शंस ओपन। ऑफ कोर्स अगर ये मेजॉरिटी शो करते हैं और इनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि ये 169 या 70 तक इनके पास सिंपल मेजॉरिटी आती है, यस ऑफ कोर्स दे कैन हैव, यानी इस किस्म की कोई राय रखी नहीं जाती कि नहीं इनको नहीं बनाने दिया जाएगा, ऐसी कोई राय कहीं? ये राय रियासत के अदारे कभी भी नहीं रखते। ठीक है, प्री पोल जो हुआ वो हमेशा से होता है। 2018 में बाकी लोगों के साथ हुआ था और इमरान खान की फेवर में हुआ था, RTS बंद कर दिया गया, इसको जितवाया गया, 36 सीटें इसको एक्स्ट्रा दी गई। ये होता है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ऐसे नहीं कहा जाता। तो 2024 में भी एक्स्ट्रा सीटें किसी और जमात को दी गई हैं और इनकी काटी गई हैं, आप समझते हैं? बिल्कुल नहीं काटी जाती तो फिर इतनी सीटें आती? मुझे आप बताइए, मैं तो हैरान हूँ। रात को भी मेरे साथ टॉक शो में थे कि जी हमारे साथ, मतलब जहाँ आप जीत गए वो आप कहते हैं हम जीत गए, जहाँ आप हारे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा पाकिस्तान ही आपको वोट कर रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये मुख्तलिफ लोग हैं, आखिर कुछ थोड़ा सा मार्जिन किसी और को भी मिला होगा, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं। अल्लाह ने बेहतरी की है कि कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, कहीं दहशतगर्दी, हालांकि छोटे मोटे कुछ 40-50 वाक़यात हुए लेकिन मेजर नहीं हुआ। उसके बाद देखें हार जीत लगी हुई है। मैं कुछ लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि वो समझते हैं कि हार तो हमारी है ही नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हम गवाह हैं जब आप जीते थे और हमें पता है आप कैसे जीते थे, और जब आप PM बने थे वो भी हमें पता है कैसे बने थे। वो थोड़ा सा वो सबको पता है, नहीं वो सबको पता है कि 2018 में किस तरह से इनको लाया गया था, मैं मानती हूँ बहुत अच्छी तरह। लेकिन क्या आज आप ये कह सकते हैं कि 2024 के इंतखाबात शफाफ थे? बिल्कुल, वरना देखें आपकी बात को लेके चलता हूं कि जी ये नहीं करने दिया, फला नहीं करने दिया, इनको रोका गया, इनको ये, तो फिर इतने नंबर कैसे आ गए इलेक्शन डे वाले दिन? ठीक है, और ROs जो थे आपको पता है वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो जुडिशरी के नहीं है। ये सारे ROs पाकिस्तान में, उनको तो मनूवर करना बड़ा आसान था। सही। अच्छा ठीक है, अब नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं। आपका कमेंट मैं इस पे जानना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब की पूरी कैंपेन 28 मई को वो कहते रहे कि 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वो पजीराई नहीं हुई जो कि कहा जा रहा था कि वो वापस आएंगे तो नून लीग और पंजाब उठ खड़ा होगा। क्या वजह आप देख रहे हैं? हैज ही लॉस्ट द करिश्मा? नहीं, पंजाब में उनकी मेजॉरिटी है। देखें इलेक्शन है, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी 2018 में इनकी जो सीट्स थी उनसे ज़्यादा सीटें इन्होंने अभी ली हैं। इनकी जो वुमेन सीट्स मिला चला के ये 100+ क्रॉस करते हैं, तो इतना ही था, सबको पता था कि 100+ पे ही कहीं खड़े होंगे, -+ पे। हाँ, आप अपना बयानिया दीजिए, आप अपना मंशूर दीजिए, आप अपने फ्यूचर वादे कीजिए, फिर अवाम ने डिसाइड करना है किसको वोट देना है किसको नहीं देना। तो आप समझते हैं कि आपको कहीं, बल्कि आप समझते हैं कि, और क्योंकि सीटों का जिक्र है, जाहिर है नवाज शरीफ साहब आज भी उतने ही पॉपुलर हैं पंजाब में और पाकिस्तान में जिस तरह से वो माजी में पॉपुलर थे? देखिए पंजाब की हद तक तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो वेरी कंफर्टेबल टू मेक अ गवर्नमेंट। उनके जो कुछ लोगों को अभी हमारे एरिया में कुछ लोगों को टिकट नहीं दिए गए और वो IPP को एडजस्ट करना था, वो तीनों के तीनों जीत गए, वो नून लीग के थे, ठीक, वो भी आज़ाद जीते, तो नेचुरली वो अपनी पार्टी में वापस ही जाएंगे।
तो इस तरह होता है, बाज़ औक़ात कंपल्शंस ऐसी होती हैं, बहुत सी टिकट्स हर पार्टी में नाराज़गियाँ, लेकिन पार्टी सिंगल पार्टी जो है पंजाब में वो बड़ी कंफर्टेबल है, वो आराम से गवर्नमेंट बना लेंगे। तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके हैं ज़्यादा नंबर और पंजाब में वो गवर्नमेंट बनाएंगे। आपको लगे शफाफ इंतखाबात, बट थैंक यू सो मच मोहसिन बेग साहब। देखते हैं कि कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होता है, आया वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या फिर जिस तरह से मेल मुलाकातें हो रही हैं PMLN दीगर जमातों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।